Good morning, students. Today we are going to start a new topic, money and credit. Beta, in today's lecture I will introduce you about what we are going to study in this chapter, and from tomorrow we shall study the chapter in detail. So let us start. As the name suggests, the topic is divided into two parts, money and credit. बेटा इस पूरे चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. 50% पोर्शन इज रिलेटेड टू मनी एंड 50% पोर्शन इज रिलेटेड टू क्रेडिट. तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? मनी से. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज मनी. मनी क्या होता है सबको पता है, ठीक है. आज प्रेजेंट टाइम में जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें किसी भी तरह के गुड्स या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी. So what we can say, money is a medium of exchange of goods and services. मनी क्या है? चीज़ों को एक्सचेंज करने का एक मीडियम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई नीड शूज़. मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है? शूज़ की. तो सिंपली आई विल गो टू ए शॉप वो कैन बाय शूज़ टू मी, ठीक है. उसके बदले में उसको क्या दूंगा? मनी. तो मनी से मैंने क्या किया, जो मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? शूज़ की. सो दैट इज फुलफिल विद द हेल्प ऑफ मनी. तो मनी की उससे हम क्या कर सकते हैं, जिस भी गुड्स सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है. बट जो हमारा एंशियंट और मेडिवल टाइम था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है. उसमें क्या था, हमारा बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ करेंसी, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. पहले क्या होता था, मान लिया मेरे को शूज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और एक फार्मर है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? व्हीट की, ठीक है. तो बेटा यहाँ पे दो बंदों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है. फार्मर को रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? अपने व्हीट को सेल करने की. और मैं जो हूँ मुझे रिक्वायरमेंट है अपने शूज़ को सेल करने की, ठीक है. और फार्मर को क्या चाहिए? शूज़ चाहिए. और मुझे क्या चाहिए? व्हीट चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एक्सचेंज ओवर कमोडिटीज़. हम क्या करेंगे, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी व्हीट की, देन मैं क्या करूँगा, अपने शूज़ को किसको हैंड ओवर करूँगा? फार्मर को. और फार्मर को रिक्वायरमेंट किसकी है? शूज़ की, ठीक है. और मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? व्हीट की. तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सचेंज ओवर गुड्स और कमोडिटीज विदाउट द यूज ऑफ मनी. इसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम. सो बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी दिस सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पहले मनी जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो बार्टर सिस्टम से ही क्या होता था, चीज़ों का एक्सचेंज होता था, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है. यानी जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं, एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के टाइप्स, ठीक है. लेकिन पहला ऐसा नहीं था. सबसे पहले तो जो कमोडिटीज़ होती थी, कैटल्स होती थी, उन्हीं को क्या किया जाता था, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था, ठीक है. उसके बाद जो प्रीसियस मेटल्स थी, आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, इनको क्या किया जाता था, एज ए करेंसी यूज़ किया जाता था, ठीक है. बट प्रेजेंटली दे आर नॉट इन यूज़. आज हम क्या करते हैं, पेपर नोट्स को, कॉइन्स को यूज़ करते हैं. तो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आएगा? कैटल्स एंड कमोडिटीज़. और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आएगा? कॉइन्स, जो सिक्के हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो पेपर नोट्स हैं, एटीएम, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. चेक, चेक भी क्या होता है? मनी की फॉर्म में काउंट होता है. इसके बाद आएगा हमारा करेंसी. करेंसी क्या होता है? हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं. जैसे व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? रुपया, ठीक है. ऐसे यूएस की क्या है? डॉलर है, ठीक है. आपका कुवैत है, जो ये आपके अरेबियन कंट्रीज हैं, इसमें क्या होता है? दिनार होता है, ठीक है. तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है जिसमें क्या होता है? ट्रेड होता है, चीज़ों का एक्सचेंज होता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है डिपॉजिट्स विद दी बैंक. जो हम अपना पैसा बैंक के पास सेव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स विद दी बैंक. बेटा जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं. आपने सुना होगा एफडी शॉर्ट फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट्स.
रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट्स उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा चेक। चेक से क्या करते हैं हम, जो पेमेंट है उसको ईजीली पे करते हैं या उसको रिसीव करते हैं। आपने सुना होगा, आपके पापा चेक बुक वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है। जैसे आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, चेक को यूज़ करते हैं। सिंपली चेक क्या होता है, चेक इज़ ए पीस ऑफ पेपर। चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें क्या होता है, जो एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है जहाँ पे हमारा अकाउंट होता है, ठीक है। इस चेक के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट हमारे अकाउंट से जिसको हम वो चेक हैंड ओवर कर रहे हैं उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाए, स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। बेटा जो बैंक होता है वो क्या करता है, जिनके पास सरप्लस मनी होता है, जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल माय सैलरी इज 50,000, ठीक है। उसमें क्या है 30,000 रिक्वायरमेंट में है किसकी, मेरी फैमिली नीड्स के लिए। जो 20,000 बैलेंस है उसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली आई डिपॉजिट दैट मनी विद दी बैंक। उसको मैं क्या करूँगा, बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको क्या होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो अपने पैसे से अपनी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, जिससे पैसा रिसीव करता है, यानी जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं, मैंने पैसा क्या करवाया, बैंक में जमा करवाया, तो मैं क्या हूँ, डिपॉजिटर, ठीक है। और मेरे से तो पैसा क्या किया उसने, रिसीव किया। अब जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, यानी जो पैसे क्या लेते हैं, उधार लेते हैं बैंक से। तो मेरे को जो बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, वो कम होता है, और जिनको बैंक लोन देता है यानी पैसा उधार देता है उनसे वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। क्योंकि मेरे को जो उसने इंटरेस्ट दिया है वो कम है और जिससे इंटरेस्ट उसने लिया है वो ज़्यादा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी बैंक्स। तो बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं, बैंक किसको लोन देता है किसको लोन नहीं देता है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया मनी का, ठीक है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मीन्स अगर मैं अपनी एक साधारण भाषा में बोलूँ, क्रेडिट का मतलब है किसी से उधार लेना। बेटा हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, गांव में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे, या कई बार बैंक से भी हम क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। तो जो उधार लेने के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट अरेंजमेंट। यानी उधार लेने के लिए जो नियम और शर्तें जो रखी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट अरेंजमेंट, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट टर्म है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होती है, ठीक है। तो उसी पे चलते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दिया कि मान लिया मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आई नीड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और सिंपली मैं किसी ABCD पर्सन के पास जाता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मुझे को पैसा देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको डर है कि कहीं भैया 1 लाख रुपए देके उसके जो पैसे हैं वापस ना मिले। तो मेरे से क्या कहेगा कि उतने ही अमाउंट की कोई भी चीज़, चाहे कोई ज्वेलरी है, चाहे कोई और असेट्स है, चाहे आपके प्रॉपर्टीज़ के पेपर हैं, वो क्या रखें, उसके पास रख दें। तब तक वो पैसे जो पेपर हैं वो कब तक रखे जाएंगे, जब तक लोन की रीपेमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या है, एक असेट्स है जिसका ओनर कौन होता है, जो उधार लेने वाला होता है। लेकिन जो ये असेट्स है या जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये किसके पास रखे जाते हैं, जो उधार देता है। ये एक तरह से लोन को रीपेमेंट करने की गारंटी होती है इन केस अगर उधार लेने वाला टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, तो उधार देने वाले के पास ये राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को सेल करके वो क्या कर सकता है, अपनी जो पेमेंट है उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यार उधार लेने की शर्तें, उधार लेने की शर्तों में क्या क्या किया जाता है, जैसे मैंने अभी उस एग्जाम्पल पे फिर चलते हैं। अब मेरे को 1 लाख रुपीज़ की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ मुझे कितने टाइम के लिए चाहिए, जो मैं पैसा उधार ले रहा हूँ उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो मुझे पैसा उधार दे रहा है उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कुछ न कुछ अपना पैसा बढ़ा हुआ चाहिए, तभी तो मुझे पैसा देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा,
ठीक है। और कितने उसमें मंथ में उसको क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा। जो मनी है वो इकट्ठा रीपे किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। जो मैं पैसा उधार ले रहा हूँ उसके लिए मुझे किस असेट्स या किस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, कोलेटरल के तौर पे देना पड़ेगा। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। जब भी मैं क्या लेता हूँ, उधार लेता हूँ, तो उसके मेरे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक ऐसे सोर्सेज जहाँ पे क्या होते हैं, फिक्स रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पे टोटली जो आपके क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑन द नीड ऑफ रिसीवर एंड गिवर, यानी उधार लेने वाले को पैसे की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। अब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे कहीं से पैसा मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली I may receive the money from the person who can charge a very high rate of interest from me। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ऑफिशियल उसमें डिवाइड करेंगे, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है। मैंने आपको बताया फॉर्मल जहाँ पे रूल रेगुलेशन है तो वो कौन कौन से हैं, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसमें कौन आएंगे, आपके बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी जितने भी सोर्सेज हैं वो किस में आएंगे, आपके इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, जहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और जो रिसीव करना मनी को कई बार क्या हो जाता है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है, किससे, जो क्रेडिटर है उससे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, विच इज़ नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स, क्योंकि ये पूरे इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये पूरी लोन एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, इट इश्यूज करेंसी एंड इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से ऑथोराइज कर रखा है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मैं आपको बता दूं बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका, मेरा या किसी भी थर्ड पर्सन का कोई अकाउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, अकाउंट ओपन करना नहीं है। इसका काम क्या है, करेंसी को इशू करना, यानी जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं वो सारे पब्लिश किसके द्वारा होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। दूसरा इसका क्या काम है, जितने भी आपके बैंक हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो हमें जो पैसा उधार देंगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देंगे, अपने जितने उनके पास जो डिपॉजिट्स रिसीव होते हैं उसमें से कितना अपने पास रख सकते हैं, कितना वो लोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे ये कौन बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब चलते हैं आगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स। बेटा अभी मैंने आपको बताया, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर एक्सक्लूड कर दें, ऑल अदर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर नोन एज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स भी बोलते हैं। चाहे आप अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, ट्रेडर से, या गांव का ही कोई रिच पर्सन है, या किसी और बंदे से कोई किसी भी तरह का अगर पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है। यहाँ पे हमारे उसमें दिया नहीं हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। मैंने आपको बताया फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से हैं, बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उनको अगर एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे सोर्सेज कौन से हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो दोनों में कई बार क्या पूछते हैं, 5 मार्क्स में डिफरेंस पूछते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, दे चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो पैसा उधार देते हैं उस पर इंटरेस्ट काफ़ी कम लेते हैं। ठीक है। जबकि हम अगर किसी रिलेटिव से या किसी ट्रेडर से या किसी रिच पर्सन से पैसा उधार लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, वो हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, रिसीव करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, कौन से, बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, किसको, जो क्रेडिटर है उसको भी और जो डेटर है उसको भी। डेटर उधार देने वाला, क्रेडिट उधार लेने वाला।
ठीक है। बट इनफॉर्मल सोर्सेज जो क्रेडिट है वहाँ पे इस तरह के कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे को पैसा चाहिए, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो आप मेरे को पैसा कब दोगे? जब आपको किसी न किसी चीज़ का इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ इससे इनको अगर मैं पैसा देता हूँ तो मुझे ब्याज ज़्यादा मिलेगा, मेरी इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट ऑफ रिसीवर एंड गिवर, राइट। जो फोर्थ होता है आपका डिफरेंस किसमें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, वो ये होता है कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं वहाँ पे आपके साथ चीटिंग के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन को मानना पड़ता है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक ग्राफ से स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2003। हम ये देखेंगे बेटा कि इंडिया में जो टोटल पैसा क्या दिया जाता है, लोन के तौर पे इशू किया जाता है, तो वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा आता है या इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा आता है? ज़्यादा कहाँ से आना चाहिए? फॉर्मल से आना चाहिए, क्योंकि पैसा उधार लेना कहाँ से यूजफुल है? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, 85% के अराउंड जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है? हमारी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से, ठीक है। क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो पुअर पीपल हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनको बैंक लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, कुछ न कुछ कोलेट्रल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और पुअर जो पीपल होते हैं दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो इसी रिक्वायरमेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल सेक्टर शुड लैंड मोर, कि क्यों जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लोन कैपेसिटी को एक्सटेंड किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि पैसा सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, रिच बिजनेसमैन को नहीं चाहिए, पैसा किसको चाहिए? जो गरीब आदमी हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी चाहिए, ताकि वो भी जो अपनी एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट कर सकें और साथ साथ सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ यानी स्वयं, हेल्प सहायता, ग्रुप्स समूह, अपनी मदद खुद करने वाले समूह, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया बैंक किसको पैसा देता है? बैंक सिर्फ उसको देता है जिसके पास कोलेटरल होती है, ठीक है, जिसके पास कुछ न कुछ सिक्योरिटी होती है। क्या करने के लिए? अपना पैसा रिसीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन पैसे की रिक्वायरमेंट तो सभी है, मेनली पैसे की रिक्वायरमेंट बल्कि ज़्यादा किसको है? जो आपके मीडियम फार्मर्स हैं या जो पुअर फार्मर्स हैं या जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए क्या शुरू किए गए हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, कितने इसमें मेंबर होते हैं, क्या इसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है, और वाई दे आर पॉपुलर, वो पॉपुलर क्यों है, ठीक है। और लास्ट रहेगा हमारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन, आप इस इंट्रोडक्शन को बस समझिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। कल से डिटेल में शुरू करेंगे, उसके साथ साथ रिटर्न वर्क भी देंगे। आज सिर्फ इस वीडियो से आपको बस ये समझना है कि ओवरव्यू क्या है इस टॉपिक का, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।